नरक के ठेकेदार। ये एक और चित्र है दोस्तों। हेलो, संजय स्पीकिंग। संजय, मैं डॉक्टर मलकानी बोल रहा हूँ। तुम फ़ौरन मेरे यहाँ चले आओ। क्या बात अंकल? मैं फ़ोन पर बता नहीं सकता। तुम फ़ौरन चले आओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। किसका फ़ोन था? डॉक्टर मलकानी का अंकल का। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है। ठीक उसी समय संजय, सलीम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पत्थर का शीशा तोड़कर कमरे में आ गिरा। उसने पत्थर फेंकने वाले को मदद चखा के आता हूँ। और कुछ देर बाद, ठहर जा बदमाश, तेरी इतनी जरूरत हमारे घर पर पत्थर फेंके? तभी अगले ही पल पश्चात तत्पश्चात सलीम ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया था। सलीम शायद तुम्हें मार ही डालेगा यदि एन वक्त पर संजय ने वहां पहुंचकर सलीम को रोक न लिया होता। बस करो सलीम, उसे मार ही डालोगे। छोड़ दो मुझे संजय, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होश में आओ सलीम, पुलिस इसे खुद निपट लेगी। हाँ हाँ, पुलिस के हवाले कर दो, मुझे जेल भेज दो। अगर मुझे ऐसा किया तो तुम दोनों के सिर फोड़ दूंगा। ओह, शायद सिर पर नजर आ रहा है। लेकिन अगले ही पल को सोचकर, तुम कौन हो और जेल क्यों जाना चाहते हो? मैंने तुम्हारे घर का शीशा तोड़ा है, जिसे सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हें तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इतना ही काफ़ी है। अब तुम जा सकते हो। ओह, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? कहने के साथ ही भिखारी निराश हालत में सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। यह फकीर पत्थर फेंकने वाला हरकत के पीछे मुझे कोई रहस्य नजर आता आ रहा है। इसका पीछा करता करो और पता लगाओ ये कहाँ जाता है, इससे किससे मिलता है, क्या कहाँ रहता है। मैं मुल्कानी अंकल से मिलने के बाद तुमसे संबंधित करता हूँ, ठीक है? और कहने के साथ ही सलीम फकीर के पीछे चल पड़ा। संजय कोठी में वापस चला गया और अगले ही पल एक गाड़ी अगले ही पल सड़क पर गाड़ी में बैठे दो आदमियों ने ने पॉकेट ट्रांसमीटर पर अज्ञातवास से संबंधित किया। आज हमारे लिए क्या आदेश है बॉस? राणा, तुम कार से सलीम के पीछे भेज दो, उन दोनों पर नज़र रखना और उनकी हर गतिविधियों की जानकारी देना। ठीक है बॉस। और संजय, तुम संजय का पीछे जाओ और पता लगाओ वह है डॉक्टर मलकानी से क्यों मिलना रहा है। तुम दोनों काफ़ी होशियारी से काम लेना, जरा सी लापरवाही गलती मौत का कारण बन सकती है। निश्चित रहिए बॉस। और एंडाल। इतना कहकर चालक ने संबंध निर्देशित कर दिया। साथी ने सलीम के पीछे जाने लगा। तत्काल समय सं, तत्काल संजय समय बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा और थोड़ी देर बाद संजय जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर सड़क डॉक्टर मलकानी के निवास स्थान की ओर चला, आदमी उसके पीछे कार लगा दी। संजय पीछा किए जाने का कोई अभ्यास नहीं कर पाया। डॉक्टर डॉक्टर अंकल की आवाज़ व्यस्त और बेचैनी से यही जाहिर होता है बात कोई खास है। लगभग आधे घंटे बाद, अब बताइए अंकल, आपने मुझे क्यों बुलाया? बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। संजय बैठने पर डॉक्टर मुल्कानी ने अपनी जेब से छोटा सा बुक निकाला और टेबल पर रखते हुए बिना किसी भूमिका के बोला, यह पत्र तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूँ। वास्तव में उधर इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। दरअसल पैकेट मेरा नहीं है। कुछ समय पहले अस्पताल में जाने मैं अपनी कोट पहनने के लिए यह पैकेट मुझे कोट की जेब में मिला। ओह, डॉक्टर ने जेब से पैकेट चिट निकाल कर संजय की तरफ बढ़ाई। पैकेट के साथ ही चिट मुझे यह जेब में मिली थी। इस पे क्या लिखा है चिट में? मेहरबानी करके पैकेट पुलिस के उच्च अधिकारी का पहुंचा दी। आश्चर्य है किसी ने यह पैकेट आपकी जेब में रखा और खुद भी उसे पुलिस तक न पहुंचा सका। इसी विचार से मुझे यह उलझन में डाल दिया। लेकिन मैंने पुलिस के पास जाने की बजाय तुम्हारे बुलाया है। मुझे डर था कहीं किसी ने मुझे फंसाने के लिए यह चाल न चली हो।
आपने ठीक किया, पर अब आप अपनी याददाश्त पर जोर डालकर यह याद करने की कोशिश कीजिए कि कल आपने के पास कौन कौन लोग आए थे और कोट की पैकेट में डालने की हरकत आपके साथ कौन कर सकता था। याद आया, परसों रात जब मैं अस्पताल से निकलकर पार्किंग की तरफ जा रहा था तो अचानक एक भिखारी टाइप का आदमी मुझसे टकराया था, और उसके पहले कि मैं कुछ कह पाता वह भागता हुआ मेरी नज़रों से ओझल हो गया। ओह, उस भिखारी का हुलिया आपको याद होगा। डॉक्टर मुल्कानी ने जब भिखारी का हुलिया बयान किया तो संजय बुरी तरह चौंका। ओह, वो ना हो, यह वही आदमी था। कौन आदमी? क्या तुम किसी भिखारी को जानते हो? जानता तो नहीं, पर बहुत जल्दी ही उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। और पश्चात संजय पैकेट उठाकर अपनी जेब में के हवाले करता हुआ बोला, अब मैं चलता हूँ अंकल, ठीक है? पर बेटे, इतना ख्याल रखना कि किसी झंझट में न पड़ जाऊं। आप बेफिक्र रहिए अंकल, आपको कोई आंच नहीं आएगी। डॉक्टर मुल्त, मुल्कानी के आश्वासन दे संजय वहां से वापस लौटा। संजय के वहां से जाते ही खिड़की की ओट में खड़ा आदमी वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद, बॉस, जिस चीज़ की हमें तलाश है अब वह संजय के पास है। क्या बकवास करते हो राणा? ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं बॉस, मैंने उन लोगों की सारी बातचीत सुनी है। पत्रकार ने हमें चकमा देकर फोटोग्राफर की रील पैक करके डॉक्टर मुल्कानी की जेब में डाल दी थी। ओह, काश हमें पहले उस पत्रकार के पीछे बेमतलब ही समय बर्बाद करते रहे। ओह, मेरे लिए क्या दे शबाश तुम्हें राणा। तुम संजय का पीछा करो और जैसे भी हो वह पैकेट हासिल करो। उस पत्रकार का इंतज़ाम किए देता हूँ, ठीक है बॉस? और तत्पश्चात राणा ट्रांसमीटर ऑफ कर अपनी कार की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह संजय की कार के पीछे था। संजय के पीछे आ रहे खतरे से बेखबर अपनी सोच में गुम था। पैकेट में क्या चीज़ हो सकती है? आखिर भिखारी ने उसे पुलिस तक क्यों पहुंचाना चाहता है? मुझे पैकेट खोलकर देखना चाहिए। इस विचार में दिमाग आते ही संजय मोटरसाइकिल रोक दी और फिर उसने अपनी जेब में हाथ बढ़ाया और अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना पैकेट खोलने की भूल मत कर संजय। हो सकता है कोई विस्फोटक पदार्थ रखा हो। और तभी अचानक वह बुरी तरह चौंका। वो खतरा! और खतरे का अभ्यास होते ही संजय मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी और अपनी वार खाली जाते देख राणा धीरे ब्रेक पैडल दबाया और बड़ी कुशलता से कार का रुख संजय की ओर मोड़ दिया। परंतु इससे पहले कि कार संजय की रोंद पाती हुई गुजर जाती, अगले ही पल कुछ देर बाद संजय ने पीछे मुड़कर देखा। कार पीछे न आते हुए उससे राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र, आज बाल बाल बच गया। पर वह कार चालक मेरी जान क्यों लेना चाहता था? एक आग उसकी सोच सवाल उभरा। हो सकता है वह पैकेट हासिल करना चाहता हो। डॉक्टर अंकल ने मुझे दिया है, पर उसे कैसे पता चला पैकेट मेरे पास है? ओह, हो सकता है अपराधी भिखारी की डॉक्टर अंकल की कोट में डालने वाला ही हरकत को शक हो गया हो और उसने अपना आदमी डॉक्टर अंकल की निगरानी पर तैनात कर रखा हो। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। मुझे तुरंत फौरन यह जानलेवा हमला कदापि न होता, और इसका मतलब भिखारी की जान को भी खतरा है। मुझे सलीम को कॉल करके सतर्क कर देना चाहिए। और निश्चित इस निश्चय पर पहुंचने पर संजय ने ढलान की ओर उतार दी। मोटरसाइकिल आड़ पहुंचकर रुक गया और तत्पश्चात अपनी घड़ीनुमा ट्रांसमीटर से सलीम से कॉल करने लगा। और अब जल्दी ही डायल में फिट माइक्रोफोन पर सलीम की आवाज़ उभरी। हेलो सलीम। हेलो सलीम। और संजय कॉलिंग। और मैं बराबर भिखारी पर नज़र रखे हूँ। वह हैली रोड की तरफ जा रहा है। उससे एक फलांग की दूरी पर हूँ और मैं तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। उस भिखारी को रोकने की कोशिश करो। वह किसी की हालत में भागने न पाए। और एंड ऑल कहने के साथ ही संजय ने संबंध विच्छेद कर दिया
और संजय के आदेश मिलते ही सलीम ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और धीरे धीरे फासला कम होने लगा। परंतु सलीम भिखारी के करीब पता मेन रोड पर पहुंचा और सलीम तेजी से भिखारी की तरफ लपका। पकड़ो पकड़ो, भाग गया। कुछ ही देर दूर जाकर ट्रक अचानक रुक गया। भीड़ ने ट्रक को घेरते हुए चालक को बाहर खींचा। बाहर निकालो, अंधा साला गाड़ी चलाता है, मारो साले को। और गाड़ी चालक पर गुस्सा उतार रही थी। उधर ट्रक की दूसरी तरफ खिड़की खोलकर एक आदमी तेजी से उतरा और दिफा में दौड़ता चला गया। और ट्रक से उतरने ते ही सलीम की उस नज़र पड़ गई। ओह, यह तो खतरनाक बदमाश काली दादा है। वह ट्रक में क्या कर रहा था? ज़रूर कुछ दाल में काला है। मुझे इसके पीछे जाने की बजाय यह रुककर संजय से पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। काली दादा को हम कभी भी ढूंढ सकते हैं। और सोच सलीम सड़क पर से हटकर एक और स्थान पर खड़ा हो गया जहां भिखारी की लाश और आने वाले आदमियों पर नजर रख सकता हूँ। थोड़ी देर बाद संजय घटनास्थल पर पहुंचा। वो यह भिखारी की लाश है। ओह, तुम जानते हो इस आदमी को? जानता तो नहीं हूँ, अलबत्ता एक बार मिल चुका हूँ। ओह, तब तो वह आदमी तुम्हारे बारे में जानता होगा। मेरे आदमी के बारे में सब कुछ जानता मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, मुझे जैसे ही मुझे इस विषय में जानकारी मिलेगी मैं तुम्हें तुम्हें खबर कर दूंगा। लेकिन यह बताओ मामला क्या है? यह आपको बाद में बताऊंगा। और इतना कहकर संजय एक लंबे लंबे डंक भरता हुआ अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। परंतु अभी वह कुछ ही फासला तय कर पाया था कि ओह, इससे पहले कि संजय संभल पाता, संजय से माफ़ी मांगता भीड़ में समा गया। अजीब आदमी है। और अचानक कुछ सोचकर अपनी जेब में हाथ मारा और पॉकेट गायब। यानी आदमी पॉकेट को हथियाने के लिए जानबूझकर टकराया था। खैर, वह आदमी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। और संजय ने उस आदमी की तलाश में उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। वह उसे कहीं नजर न आया। बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी चूक हो गई। समझ में नहीं आता अब क्या करूं। संजय ने ट्रक ड्राइवर का ख्याल आया और वापस डॉक्टर इंस्पेक्टर डंडाराम की ओर चल पड़ा। वह मौजूद छोटे भीड़ भी छट चकी थी। इंस्पेक्टर डंडाराम तलाशी के पोस्टमार्टम को भिजवाने जाने की तैयारी कर रहा था। क्या बात है संजय, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? अंकल, मैं ट्रक ड्राइवर के कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। तो फिर मेरे साथ थाने चलिए। पर तुम उससे पूछना क्या चाहती हो? वह अपने जुर्म कबूल कर चुका है। मैं उसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि उसे किसके कहने पर भिखारी की जान ली। वाट, क्या यह कहना चाहते हो कि भिखारी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है? हाँ जी हाँ। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। खैर, तुम थाने आ जाओ, मैं वहीं जा रहा हूँ। थैंक यू अंकल। और राणा घटनास्थल से काफ़ी दूर निकल आया। अब कोई खतरा नहीं मुझे सौंपा गया काम पूरा हो गया है। बॉस को सूचित कर देना चाहिए। और यह सोच राणा ट्रांसमीटर निकाल कर जेब में हाथ डाला कि कार रोक दे वरना एक झटके में गर्दन तोड़ दूंगा। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत का नाम सुनते ही राणा के घबरा गया और कार रोक दी। क्या चाहती हो? वह चीज़ जो तूने संजय भैया की जेब से उड़ रही है। तुम भ्रम हुआ है। मैं कोई जेब कतरा नहीं हूँ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मैं देख चुका हूँ कि तू कितना शरीफ आदमी है। वह चीज़ मेरे हवाले कर दे। कहने के साथ ही सलीम ने मफलर का कसाव उसकी गर्दन पर बढ़ा दिया। गो ठहरो। तत्काल संजय ने जेब से पॉकेट से पैकेट निकाल कर सलीम के हाथ में थमा दिया। सलीम ने पैकेट हवाले करते हुए बोला, अब क्या
समझता है। तेरी हरकत पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब तू यह बता, तूने यह गलती किसके कहने पर की, और भिखारी का क्या संबंध है? कौन भिखारी? कैसा मैं किसी भिखारी को न जानता। मैं जानता हूँ तू आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, तुझ पर सख्ती बरतनी पड़ेगी। और तड़ाक और राणा बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गया और सलीम ने मफलर से उसके हाथ पीछे बांधकर पिछली सीट पर धकेल दिया और स्वयं गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद संजय ट्रक चालक को चेतावनी देता हुआ बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू सच सच बता दे, तूने उस भिखारी की जान क्यों ली? मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने जानबूझकर जान नहीं ली। अचानक ही ट्रक के सामने आ गया और ट्रक ब्रेक नहीं लगा सका। तू झूठ बोल रहा है। चाहे वह भिखारी की जान बच सकती थी, कैसे? चाहता तो मेरे सिर पर मौत खड़ी थी। ट्रक चालक संजय के शब्द जाल में फंसकर सच उगल बैठा। और यानी कि भिखारी को कुचल डालने कर मजबूर किया गया, तुम्हें धमकी दी गई। बस इस पर ट्रक ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया। बोलो, चुप क्यों हो? वादा करता हूँ कि तुम्हारे बीच बात हुई है किसी को पता नहीं चलेगा, और मैं तुम्हें सज़ा से बचाने की कोशिश करूँगा। किंतु अगर तुमने सच्चाई बयान नहीं की तो फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे बचा लीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मरना नहीं चाहता, आपको सब कुछ बताता हूँ। वो ट्रक ड्राइवर चालक ने सच्चाई बयान करते हुए बोला, मैं चुंगी पे गाड़ी रोक कर टैक्स अदा करने गया था, और जब वापस लौटा तो मेरी बगल की सीट पर एक आदमी बैठा था। कौन हो तुम? ट्रक पे कैसे चढ़े? नीचे उतरो। पर वह रिवॉल्वर निकाल कर मुझ पर तानते हुए बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, चू चपाट की तो गोली छोड़ा दूंगा। मैं उसका मानने पर मजबूर हो गया। फिर उसने जिधर कहा मैं ट्रक उधर घुमाता और मोड़ता रहा। लेकिन और जैसे ही हम रैली रोड पर पहुंचे, हुए भिखारी अचानक सड़क पर आ गया। मैं उसे ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन उसकी कड़कदार आवाज़ मेरे कानों में टकराई, खबरदार ब्रेक लगाने की कोशिश मत करना, वरना गोली से मार दूंगा। और मैंने घबराहट में ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर पड़ गया। और जैसे फिर जब मैं अपनी गलती सुधारता तो भिखारी कुचला जा चुका था। ट्रक रुकते ही मुझे धमकी दी। मैंने पुलिस के सामने उसका जिक्र किया तो उस मेरे बीवी बच्चे को मार डालेगा, इसलिए अब तक खामोश था। घबराओ नहीं, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी तुम्हारी रिहाई का इंतजाम कर दूंगा। और संजय घर पहुंचा तो सलीम पहले ही वहां मौजूद था। आ गए सलीम भैया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सलीम, तुम कहाँ गए थे? जानते नहीं, तुम्हारी लापरवाही की वजह से भिखारी की जान से हाथ धो बैठा। जानता हूँ, यह भी जानता हूँ कि अपनी लापरवाही पर खिसकियाने हुए क्या मतलब खिस खिस लिया से हुए हो क्या मतलब? सलीम ने पैकेट संजय की ओर सुपुर्द करता हुआ बोला, यह पैकेट नहीं है जो तुम्हारी जेब से गायब हुआ? हाँ, यह वही पैकेट है, पर तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं दुर्घटना के पास मौजूद था। मैंने एक आदमी को तुमसे टकराते हुए तुम्हारी जेब साफ करते देखा। मैंने उसका पीछे करने लगा, और जब वह कार में बैठा तो मैं कार का दरवाज़ा खोलकर अगली सीट पर बीच दुबक गया, और उसको पता भी नहीं चला। ओह! तत्काल सलीम ने अपनी रिपोर्ट विस्तार से संजय को सुना दी। तब संजय ने अपनी घटी घटना की जानकारी देने की प्रशंसा स्वर में बोला, तुमने तो काबिल तारीफ काम किया है। वह आदमी कहाँ है? मैंने उसे गुप्त कक्ष में बंद कर रखा है। गुड, पहले इस पैकेट में छुपे रहस्य की जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद आदमी से पूछताछ करेंगे, ठीक है? और तत्पश्चात, ओह, लगता है इस में कैमरे की रील है। यह कैसेट अपराधी के विषय में जानकारी है। तो अपराधी के पैकेट हासिल करने के लिए भिखारी को तुम्हारी जान के दुश्मन बन गया था। पर यह चीज़ उस भिखारी के हाथ कैसे लग गई? आखिर भिखारी कौन था?
इन सवालों का जवाब इन दोनों चीज़ों की जांच के बाद मिल सकता है। और तुरंत ही रील की जांच के बाद संजय सलीम के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। हमारी उम्मीद पर पानी फिर गया। मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। यह खाली कैसेट और रील है। अपराधी भिखारी की जान कदापि नहीं ले सकता। मैं भी सोच रहा हूँ कि हम बेवकूफ़ बना गया, लेकिन अपराधी यह मालूम था कि आदमी हमारी कैद में है। दूसरा, काली दादा भी हमारी नज़र में आ गया। वह दोनों मदद के लिए अपराधी तक पहुंच सकते हैं। यू आर राइट। आओ आदमी से पूछताछ करते हैं, चलो। और कुछ देर बाद, बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? कौन बॉस? मैं किसी बॉस को नहीं जानता। राणा इनकार करते ही सलीम ने लात घूमी। कटाक। जल्दी बता। राणा टूट गया। बताता हूँ जो पूछोगी बताता हूँ, मत मारो। तो बता, तुमने संजय भैया पर हमला क्यों किया? और पैकेट में तुम्हें हासिल करना चाहते थे, वह भिखारी की हत्या क्यों किस लिए की? मैं काली दादा का आदमी हूँ। मैंने जो किया उसके कहने पर किया। वह पैकेट मैं हर हाल में पाना चाहता है। अगर वह पैकेट उसे पास पहुँचा देता तो मुझे 10,000 रुपये इनाम देता। लेकिन भिखारी की हत्या क्यों की? इससे पहले दादा को ख्याल है कि पैकेट भिखारी के पास है। जबकि जब मैंने उसे पैकेट के तुम्हारे पास है तो भिखारी उसके लिए किसी काम का नहीं रह गया था। राणा का जवाब सुनकर संजय गहरी नींद सोच में डूबा। आखिर काली दादा उस पैकेट को हासिल करना चाहता है और उसे मालूम होगा कि कैसेट की रील खाली है, तो उसे हरगिज रिस्क न लेता। जरूर इसमें कोई तीसरा आदमी है जो काली दादा को अपने इशारे पर नचा रहा है, और उसे तीसरे आदमी तक पहुंचने के लिए हमें काली दादा का सहारा लेना होगा। और फिर एकाएक संजय के मस्तिष्क में एक खतरनाक योजना जन्म लिया। राणा से बोला, देखो राणा, उस पैकेट को हमारे पास है और हम पैसे की ज़रूरत है। अगर तुम हमारी बात मान लो तो हम दोनों का फ़ायदा है। मैं समझा नहीं? मैं समझाता हूँ। और फिर संजय राणा को अपने शब्दों के जाल में फंसाता चला गया। और थोड़ी देर बाद राणा काली दादा का नंबर डायल कर रहा था और संबित स्थापित होते हुए बोला, बॉस, मैं राणा बोल रहा हूँ। पैकेट मेरे पास है। तू कहाँ है? राणा मर गया। राणा, जब तक पैकेट तू मेरे पास क्यों नहीं पहुँचाया? क्योंकि मुझे पैकेट की असली कीमत का पता चल चुका है। क्या बक रहा है तू? शायद तुझे अपनी जान से मोह नहीं रहा। मत भूलो काली दादा, गद्दारी करने वाले को कुत्ते की मौत नसीब नहीं होती। जान प्यारी है तो वह पैकेट मेरे हवाले कर दे। अगर वह पैकेट चाहिए तो आज रात 9 बजे 20,000 रुपये लेकर पुराने किले खंडर में आ जाना। इतना कहने के साथ ही राणा रिसीवर कैडल्स पर पटक दिया। और उम्मीद के मुताबिक संजय सलीम काली दादा को सही समय पर पुराने किले के खंडर में पहुंचते देखा तो चेहरे खिल उठे। वह आ गया संजय भैया। उधर काली दादा राणा के पास पहुंचा और गुर्राया, पैकेट कहाँ है? मेरे पास है। कहने के साथ ही राणा ने पैकेट जेब से निकाल लिया और बोला, यह रहा तुम्हारा माल, मेरा माल निकालो। उकार भरते हुए काली दादा ने कोट की जेब में भीतर हाथ डाला और अगले ही पल उसके हाथ जेब से बाहर निकाला। नहीं, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम जैसे गद्दारों के साथ कैसा है सलूक करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रामदादे दूसरे धाएं धाएं। राणा वहीं ढेर हो गया। और फिर काली दादा जमीन पर पड़ा पैकेट उठाकर जाते देख सलीम होले से बोला, मैं कहता हूँ कि कहीं मौका है। इसी समय से रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। नहीं सलीम, काली दादा को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे सरपस्तों का पता है जिसने काली दादा को आज़ाद रहना बहुत ज़रूरी है। हमें वही असली मुजरिम तक पहुंचा सकता है। और तत्पश्चात संजय सलीम दादा के पीछे हो लिए। लेकिन काली दादा खंडर से निकलकर जैसे ही बाहर अपनी कार में पहुंचा, अंदर साए
कार के अंदर बैठे साये ने गोली का निशाना बना। काली दादा जमीन पर ढेर हो गया काला, और वह साया कार से उतरकर पैकेट उठाकर कार में जा बैठा। थोड़ी देर बाद कार जा रही थी, तुरंत बैठा साया किसी इस बात से पूर्ण अनभिज्ञ था संजय उसका पीछा कर रहे थे, और मलकानी नर्सिंग होम के पिछवाड़े पर फ्लैटनुमा स्थान पर कार को रोक दी। कार रुकते ही प्लेटफार्म धीरे धीरे नीचे धंसने लगा और जमीन के गर्भ में समाता चला गया। संजय सलीम चिप लपक कर उस स्थान के निकट पहुंचे जहां कार ओंजल हुई थी, और फिर कार के ओंजल होते ही मुझे पूरा विश्वास था कि अपराधियों ने अपना गुप्त अड्डा बना रखा है। फौरन जाकर डंडाराम अंकल से मिलो और सारी बात बता दो, ठीक है? और पर मैं नीचे जाकर अपराधी की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूँ। नहीं संजय, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। बहस मत करो, जैसा कहता हूँ वैसा करो। और सलीम, जल्दी सलीम, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना कहने के साथ ही सलीम वहाँ से चला गया, और तभी प्लेटफार्म वापस अपने स्थान पर आ गया। संजय जब नीचे पहुंचा तो उसे किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। हाँ हाँ, यह आवाज़ तो इसी तरफ से आ रही है। और आवाज़ दूसरे ही पल वह आवाज़ का पीछा करते हुए गैलरी में आगे बढ़ने लगा। अरे, काली दादा की मौत के साथ ही हम तक पहुंचने का रास्ता बंद हो चुका है साथियों, और हमें किसी का डर नहीं रहा। और 15 तारीख नेशनल पार्क में होने जा रही संसदीय बैठक में ऐसा धमाका करेंगे कि सारा हिंदुस्तान दम रह जाएगा। एक भी नेता जिंदा नहीं रहेगा। सारी तैयारी कर ली गई है, लेकिन बस हमें भी पता है चले कि यह पैकेट में क्या है। इस पैकेट में खाली ऑडियो कैसेट है वो, और कैमरे की सी रील है। इस पैकेट में एक खाली कैसेट और एक कैमरे की ब्लैंक रील है। ओह, तो फिर ये बेकार की चीज़ें पाने के लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे थे? आपको इतना रिस्क उठाना नहीं चाहिए था बॉस। अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो विदेश मंत्री जान का दुश्मन बन जाते। यह रिस्क हमने बेवजह नहीं उठाया दोस्तों। दरअसल हम डर था कि कहीं असली रील और कैसेट पुलिस के हाथ न पहुंच जाए। अगर ऐसा हो जाता तो हमारे लिए मुसीबत पड़ जाती। हमारे विदेश मंत्री की स्कीम कहीं नाकाम नहीं कामयाब नहीं हो पाती। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा असली और नकली का क्या चक्कर है। यह राज मैंने अब तक तुम लोगों पर जाहिर नहीं किया, पर आज जाहिर करता हूँ। नकापोश ने विस्तार से बताने लगा। आज से 10 रोज पहले जब मैं और मेरे साथी पड़ोसी मुल्क से भेजी हथियारों और बारूद की खेप मोटर बोट्स में उतार रहे थे तो एक पत्रकार विनोद पांडे ने जाने कहाँ से आ पहुँचा और हमारी तस्वीरें खींच ली। यही नहीं, उसने मेरे और टॉम के बीच बातचीत भी सुन ली। मैं डॉक्टर नेशनल पार्क में बारूद का जाल बिछा दिया है और जोरदार धमाका होना चाहिए, एक भी नेता नहीं बचना पाए। ऐसा ही हुआ मिस्टर टॉम, और याद रखो अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे साथियों का काम तमाम हो जाएगा। तभी मेरी नज़र विनोद पांडे पर पड़ी। ओह विनोद पांडे, उफ! और खतरा भागकर वह भाग निकला। मैंने काली दादा और उसके साथियों ने उसके पीछे लगा दिया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। काली दादा उसके साथी उसे शहर के चप्पे चप्पे में ढूंढते फिर रहे थे। अचानक ही काली दादा के आदमी की नज़र में आ गया। वो साला
हुलिया ऐसा बदला हुआ है कि पहचान में नहीं आ रहा। अब कहाँ बचकर जाएगा रामी। तभी वहाँ खड़ा शंकर स्वयं बोल पड़ा। हम उसके पीछे लपके, लेकिन उसने हमें झांसा देकर निकल गया। यह इसे फौरन और दौरान उसने टकराव में अनजाने ही उसके जो सबूत हमारे खिलाफ एक पैकेट में रख दिए और मेरी जेब रखे थे, मेरी जेब में डाल दिए गए थे। घर पहुंचकर जब मैंने वह पैकेट में रखी चीज़ें असलियत जानी तो मेरी जान में जान आई। लेकिन 2 घंटे बाद जब काली दादा ने यह सूचना दी कि विनोद पांडे उसके आदमियों संजय सलीम के घर मंडराते देखा है, तो भय हुआ कि कहीं संजय सलीम को उस कैसेट की और रील के बारे में न बता चुका हो। इसके लिए मैंने संजय को फ़ोन कर अपने यहाँ बुला लिया और यह नकली पैकेट उसे थमा दिया। पर इससे पहले कि वह पैकेट खोल कर देखता, राणा ने पैकेट उसकी जेब से साफ कर लिया। और यह पैकेट हमारे पास है। संजय सलीम कभी नहीं जान पाएंगे कि असलियत क्या है। बहुत खूब बॉस, आपने जासूस लड़कों को बहुत उल्लू बनाया। बेचारे इस पैकेट की तलाश भटकते फिरेंगे। हा हा हा। तभी नकाबपोश का चौथा साथी बोला, लेकिन बॉस उस असली वीडियो की रील में आपने क्या किया, वह हमारे पास है। इतना कह नकाबपोश ने ड्रायल से पैकेट निकाला और टेबल पर रखा। अब तुम लोग सामने टेबल पर मौजूद तुम लोग सामने इस टेबल पर मौजूद नष्ट करता हूँ। हाँ बॉस, यह काम तुरंत हो जाना चाहिए। फिर तीनों ने रिवॉल्वर तभी संजय ने रिवॉल्वर निकाल कर दाखिल होता हुआ बोला, खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो बेमौत मारा जाएगा। ओह, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? संजय वहाँ पहुँचने तक का वृतांत सुनाने के बाद बोला, तुम नरक के ठेकेदार का खेल समाप्त हो चुका है डॉक्टर मलकानी। ओह, तो तुम मुझे पहचान लिया। हाँ, और अब तुम बच नहीं सकते। यह तुम्हारी भूल है। तुम और तुम्हारा कानून कभी भी मुझे नहीं पकड़ सकते। कहने के साथ ही नकाबपोश ने अपने चेहरे पर नकाब उतार दिया। फिर बोला, तुम यहाँ आ गई हो पर आ गई हो जा नहीं पाओगी। हा हा हा। तभी इंस्पेक्टर डंडाराम, सलीम, अस्तर सिपाही हाल में दाखिल हुए। घबराओ नहीं संजय बेटे, हम आ गए हैं। और दूसरे पल डंडेराम ने सिपाही को आदेश दिया, पहना तो सलाखों के सालों की हथकड़ियाँ और भागने की कोशिश करे तो गोली मार दो। यस सर। और फिर सिपाहियों ने डॉक्टर मलिक उसके साथियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। फिर इंस्पेक्टर डंडाराम के सबूतों और अपने कब्जे में ले लिया, जो अपराधी को फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। तत्काल इंस्पेक्टर डंडाराम कैदियों को लेकर थाने के लिए रवाना हो गया। संजय सलीम वहां से चल दिए। उसी रात डंडाराम ने सूचना पर नेशनल पार्क में बारूद को सावधानीपूर्वक वहां से हटा दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। तब संजय सलीम को बुद्धिमत्ता और बहादुरी के लिए दुर्घटना टल गई थी। समाप्त दोस्तों।